वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉलिडेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। जो फर्स्ट सॉलिडेटिव प्रॉपर्टीज था दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो चुका था। आज हम लोग पढ़ने वाले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मतलब जब भी एक प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन बनता है तो उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसी तो बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसी का एक टर्म है दैट इज नोन एज इब्यूलियोस्कोपी। ठीक है, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इट इज नोन एज इब्यूलियोस्कोपी। तो बिफोर स्टार्टिंग द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वी हैव टू नो सम कॉन्सेप्ट। हम लोग तो इस कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है। जैसे वेपर प्रेशर में बताए थे ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन के टाइम कम जा रहे वेपर फेज में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो वेपर प्रेशर कम जनरेट करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है अब हम लोग वो देखेंगे। तो बच्चों वापस से उसी डायग्राम पे आते हैं। ये डायग्राम बहुत यूजफुल है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये था प्योर सॉल्वेंट, ये था सॉल्यूशन। इतना तब दिमाग में बैठ चुका है। तो अब सपोज समझो, इसको हम लोग बर्नर पे हीट कर रहे हैं। सपोज इट इज वाटर, हीट कर रहे तो वाटर एट व्हिच टेम्परेचर विल स्टार्ट टू बॉयल। कितना डिग्री टेम्परेचर में ये बॉयल करना स्टार्ट करेगा? 100 डिग्री। दैट्स मीन जब तक 100 डिग्री टेम्परेचर रीच ना हो वाटर बॉयल नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी बच्चों बताओ कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है? सिंपल सा आंसर बताओ दे, द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल। ठीक है बच्चों, ये क्लास 9 तक तो हम लोग आराम से ये बता देते हैं। अभी आप लोग तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी याद रखना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट में एक्चुअली होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसमें वो क्या है, द टेम्परेचर एट व्हिच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोले कि किसी भी एक लिक्विड का, कोई भी लिक्विड हम लोग ले ले, एनी लिक्विड, वो लिक्विड का जो ये वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा है यहाँ पर, वो वेपर प्रेशर बाहर से यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट हो रहा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ ये वेपर प्रेशर इक्वल होना चाहिए। ये वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट फॉर एनी लिक्विड। और हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए अलग अलग होता है क्योंकि लिक्विड्स के बीच में मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन डिफरेंट होता है। तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए टेम्परेचर भी डिफरेंट यूज होता है। ठीक है, तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure is known as boiling point. Now अभी समझो कि प्योर सॉल्वेंट तो हम लोग 100 डिग्री टेम्परेचर सप्लाई किए। ऑल 100 डिग्री टेम्परेचर और हीट इज यूज्ड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल टू गो टू द वेपर फेज। ठीक है, पूरा का पूरा जो हीट जनरेट हुआ था 100 डिग्री सेल्सियस से, वो वाटर मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स कंज्यूम किए वेपर फेज में जाने के लिए। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सेम 100 डिग्री सेल्सियस हम लोग सप्लाई किए, वो 100 डिग्री सेल्सियस से जो हीट जनरेट हुआ, वो हीट क्या टोटली सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही कंज्यूम किए या फिर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बोथ? कौन सा? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बोथ, क्योंकि सॉल्यूट भी तो प्रेजेंट है ना, तो हीट सप्लाई करेंगे तो वो भी एज्यूम कंज्यूम करेंगे। तो अभी अच्छे से समझो, यहाँ पर जो टोटल हीट था वो टोटल सॉल्वेंट तो मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो हीट सप्लाई हो रहा है उस हीट का थोड़ा सा पोर्शन क्या हो रहा है, सॉल्यूट तो मिल रहा है, सॉल्वेंट टोटली नहीं ले पा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर टोटल 100 डिग्री सेल्सियस हीट सप्लाई हुआ तो वाटर का भी टेम्परेचर 100 हुआ, तो सारा मॉलिक्यूल्स वेपर में जा पा रहा है। लेकिन सेम टेम्परेचर जब यहाँ सप्लाई कर रहे तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो वेपर फेज में नहीं जा रहे, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है, सॉल्यूट कंज्यूम कर रहा है।
तो यहाँ पर क्या होता है, वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं उसका नंबर इसके रेस्पेक्ट में लेस होता। अब अगर इसका वेपर प्रेशर, वेपर फेज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेस है तो वेपर प्रेशर भी लेस है, तो इसके लिए वो 100 डिग्री सेल्सियस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जा रहा है। लेकिन सॉल्यूशन के लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल नहीं हो पा रहा है, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ हीट इज कंज्यूम्ड बाय द सॉल्यूट। सो टोटल हीट सॉल्वेंट नहीं लिया है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी नहीं दिया है। तो अभी मोर नंबर ऑफ सॉल्वेंट तो वेपर फेज में लेते जाना है, तो हम तो क्या करना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस जो हीट सप्लाई किए थे उससे और मोर हीट सप्लाई करना पड़ेगा या लेस, मोर। तो सपोज इसके लिए हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस सप्लाई किए थे, तो इसके लिए हम लोग कितना सप्लाई करना पड़ेगा, सपोज 101 डिग्री सेल्सियस। तो 8 डिग्री टेम्परेचर हम तो ज्यादा सप्लाई करना पड़े ना, तब जाते ये सारा सॉल्वेंट वेपर फेज में गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बराबर हुआ। ऑन दैट टाइम दिस सॉल्यूशन स्टार्ट्स टू बॉयल, यदि वेपर फेज और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों सेम हुआ तो ये सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट जो था वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो रहा है, और ये जो सॉल्यूशन है वो बॉयल हो रहा है 101 डिग्री सेल्सियस में। जस्ट बिकॉज इसमें हीट एक ही सॉल्वेंट तो मिल रहा है, प्योर सॉल्वेंट तो मिल रहा है, बट यहाँ पर हीट दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट था 100, बट बेसिकली सपोज इसके पास जो हीट कंज्यूम किया है वो कितना कंज्यूम किया है, 99। तो अभी और हम तो इसको 100 तक लेते जाना है, मतलब 100 से ऊपर सप्लाई करना पड़ेगा, तब 8 पोर्शन इसके पास और 100 पोर्शन इसके पास। तो इसलिए हम तो एक्स्ट्रा जो हीट सप्लाई करना पड़ा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, सॉल्यूशन का इंक्रीज हुआ। समझ में आया? कि सॉल्वेंट जो टेम्परेचर में बॉयल कर रहा है, सॉल्यूशन वो टेम्परेचर में बॉयल नहीं कर रहा है, बिकॉज जो हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक सॉल्वेंट के लिए और एक सॉल्यूट के लिए। तो सॉल्वेंट वाला पोर्शन अपना जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट जिसमें जाने के बाद वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल होगा, वो रीच नहीं कर पा रहा है। उसको रीच करने के लिए हम तो ऊपर से और हीट सप्लाई करना पड़ रहा है। तो वो हीट सप्लाई कर रहे, मतलब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ वो 101 डिग्री हुआ। समझ में आया? ठीक। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट से हाई होगा। क्लियर? तो अभी बच्चों अब इसके ऊपर बेस करते हैं हम लोग आगे बढ़ते। तो देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का मान लेते प्योर है इसलिए TB0 और सॉल्यूशन का होगा TB। अब इन दोनों में हाई कौन था, हायर वैल्यू किसका था, सॉल्यूशन था। तो कितना डिग्री एक्स्ट्रा टेम्परेचर इतना हीट लगा वो कैसे निकले था, बाय सब्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हुआ, TB माइनस TB0 दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TB। ठीक। अब देखो बच्चों, बाय यूजिंग राउल्स लॉ हम लोगों को क्या पता है, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड होता है कि जो डेल्टा P था, डेल्टा P मतलब जो वेपर प्रेशर का जो चेंज हुआ प्रेशर का, वो मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन के साथ चेंज होता है। मतलब जितना मोल ऑफ हम लोग डाले थे उतना ही मेरा वेपर प्रेशर चेंज हुआ था ना, ठीक है। तो डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू M। और हम लोग अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किए ये वाला, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, जितना वेपर प्रेशर उसका घटेगा, वेपर प्रेशर मान लो तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सपोज 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वेपर प्रेशर है मेरा 0.2, इसमें वेपर प्रेशर है मेरा 0.3। तो वेपर प्रेशर जितना मेरा डाउन रहेगा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बराबर करने के लिए हमको मैक्सिमम हीट सप्लाई करना पड़ेगा। जितना प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम मतलब क्या, मॉलिक्यूल कम, तो उतना ज्यादा ही हमको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाते मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वापस से वेपर फेज में आएंगे। ठीक है। तो जो वेपर प्रेशर हुआ, चेंज ऑफ वेपर प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ हुआ, टेम्परेचर के साथ। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ही वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल होगा। ठीक। तो वही हम लोग को क्या पता चला, राउल्स लॉ से ये पता चलता है, एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड होता है कि डेल्टा P जो है वो मोलालिटी के साथ, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के साथ प्रोपोर्शनल।
जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग ऐड करेंगे उतना ही उसका प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है, और अभी अभी हम लोगों ने क्या समझा, जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट पे एलिवेशन होगा वो प्रेशर के साथ भी प्रोपोर्शनल होगा। जितना प्रेशर मेरा डिक्रीज रहेगा उतना हम तो बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर का चेंज जितना तो हमें उतना बढ़ाना पड़ रहा है। तो इट इज एविडेंट दैट ग्रेटर द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ग्रेटर द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर जितना डाउन है, डेल्टा पी जितना डाउन है उतना हम तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, अब यहाँ पर देखो डेल्टा पी जो है वो एम के साथ प्रोपोर्शनल है और यहाँ डेल्टा पी डेल्टा टीबी के साथ प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल विथ एम बाय द यूजिंग दिस टू, और एम मेरा क्या होता है, मोलालिटी। ये प्रोपोर्शनल साइन है, इस इक्वल में करने के लिए कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाइड, दैट इज केबी। केबी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। जो मेरा टॉपिक है ये वो क्या है, टॉपिक है मेरा इब्यूलियोस्कोपी, तो ये केबी तो बोला दिया इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इसमें डेरिवेशन कुछ ज्यादा है नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में डेरिवेशन कुछ ज्यादा है नहीं। सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ एम होता है। ठीक है, डेरिवेशन इसका तो उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, डेरिवेशन आता भी नहीं है, सिर्फ आपको यही टर्म याद रखना है। फिर भी कंसेप्ट के लिए हम सारा कुछ बता चुके थे कहाँ से क्या हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंटली हम तो पता है डेल्टा पी एम के साथ प्रोपोर्शनल होता है, और अभी अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल विद डेल्टा पी। सो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल एम हुआ एंड इक्वल पी है तो टीबी, इट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। समझ में आया? अब बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है इसका डेफिनेशन, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होगा, देखो बच्चों हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखते हैं बाय फिजिक्स। इसका डेफिनेशन बोलने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज एम इक्वल्स टू 1 हो जाए, यूनिट हो जाए, तो अगर एम 1 हो गया तो टीबी इक्वल्स टू डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी क्या था, डेल्टा टीबी है आपका कि बॉइलिंग पॉइंट से कितना इंक्रीज हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू डेल्टा टीबी। तो अभी हम लोग क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं, व्हेन मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 then the elevation in boiling point for the solution is known as molar elevation constant. Simply इसको 1 कर दो, ये जितना बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट आपका जितना बढ़ेगा सॉल्यूशन था उसी तो बोलेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया एलिवेशन इन बॉइलिंग क्या होता है, क्यों होता है। तो आप लोग इसको पॉज करने के बाद लिख लेना है टोटल। ये रहा फर्स्ट पोर्शन, आप लोग यहाँ तक पहले लिख लीजिए। हुआ, नेक्स्ट दिस। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। कॉन्सेप्ट क्या बोला कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, तो जो भी हीट सप्लाई करें तो वो सॉल्यूट भी थोड़ा एज कंज्यूम कर लेता, तो टोटल हीट सॉल्वेंट तो नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई सॉल्वेंट का सारा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में नहीं जा पा रहे, इसलिए सॉल्वेंट का सारा मॉलिक्यूल्स तो वेपर फेज में ले जाने के लिए वापस से एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, जिससे वजह से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, और वो जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल विथ एम, मतलब मोलालिटी। जितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग डिजोल्व करते रहते हैं वेपर प्रेशर उतना ही घटेगा ना, तो इसलिए हमको उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल विथ एम, और इसको इक्वल कर दिया। ठीक है, तो बच्चों ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको आप लोग नोट डाउन जरूर करना, न्यूमेरिकल करने के टाइम आपको ये हेल्प करेगा। ठीक, तो अभी हम लोग इसके ऊपर आगे बढ़ते हुए जाएंगे कि यहां से हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हो गया आई थिंक यहां तक और यहां तक। ठीक है बच्चों, होते तो अभी हम लोग आते हैं कि ये फॉर्म, इससे हम लोग क्या हेल्प मिलेगा हम लोग। तो देखो हम लोग अब ये फॉर्म तो यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट ऐड किए उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो सकता है। तो देखो बच्चों डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम, ये तो आया। एम क्या है, मोलालिटी है, तो मोलालिटी का डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय
मास ऑफ द सॉल्वेंट इन Kg, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन Kg। तो देखो ये NB क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और ये क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट है, ठीक है। इंटू 1000 क्यों हुआ, फॉर Kg में कन्वर्ट है, ये WA/1000 होता है ना, ग्राम है इसलिए, तो ये 11 में हम लोग हो चुका है, तो ये 1000 ऊपर चला गया। अब देखो ये मोल्स है, तो मोल्स तो गिवन मास और मोलर मास में सिर्फ रिप्रेजेंट कर दिए, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बाकी जो था वैसा ही है। अब ये रहा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मॉलिक्यूलर मास तो इधर ले जाओ और डेल्टा टी भी तो इधर ले जाओ, तो हियर इट इज द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल करने के लिए ये फॉर्म से मेरा यूज होता है। यहाँ पर जितना भी डेटा दिया हुआ है, जितना भी फॉर्म दिया हुआ है, आप तो सारा सप्लाई रहेगा, तो एच सप्लाई नहीं रहेगा, और वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, डेरिवेशन करवा दिए जितना हो सकता है, लेकिन डेरिवेशन स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में तभी नहीं आता है, ठीक है, तभी नहीं आता है। तो आप लोग डेरिवेशन तो सिर्फ समझते रहो कॉन्सेप्ट के लिए, कि तभी अगर फॉर्मूला भूल जाए तो वहां पर आप डिराइव कर सकते हैं, छोड़ते नहीं आना है, डिराइव करते फिर न्यूमेरिकल बना सकते हैं, बट कोशिश करना है, रिमेम्बर रखना है, तो ये फॉर्मूलाज तो आप रिमाइंड करते रहते हैं, जो फॉर्मूलाज अभी तक हम बॉक्स करते बना दिए हैं ना, वो फॉर्मूलाज तो आपको तो रिमाइंड करते रखना है, डेरिवेशन नहीं, एटलीस्ट फाइनल फॉर्म तो रिमाइंड करते रखना है, ताकि न्यूमेरिकल बन जाए, ठीक है। और सारे जो भी बॉक्सेस वाला फॉर्मूला है उसको एक पेज में लिखते रख लेने से आप लोग तक इजी होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड हियर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ओवर, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।